नमस्कार, मैं हूं प्रणब अग्निहोत्री। सीधे कुंभ से कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भारतीय समाज का एक ऐसा पर्व जिसमें एक ही स्थान पर पूरे भारत के दर्शन होते हैं। एक छोटा सा एक ऐसा भारत एक ही स्थान पर आकर जुड़ता है और हम सब कहते हैं कि महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। लेकिन हमारे मन में एक सवाल खड़ा उठता है कि आखिर किसका है ये कुंभ? देश के साधारण किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, साधु संतों का, या उन करोड़ों गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए लोगों का जो देश विदेश के कोने कोने से यहां पर आते हैं और श्रद्धा और आस्था की डुबकी यहां पर लगाते हैं। और इसलिए स्वाभाविक तौर पर हम यही कह सकते हैं कि अगर देश और विदेश के करोड़ों लोग यहां पर आकर जुड़ते हैं तो ये लोगों का ही कुंभ है। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ अपने पूरे परवान पर है इस समय और रोजाना नए नए आयाम, नए नए कार्यक्रम इसमें शामिल हो रहे हैं और हम हर कार्यक्रम पर हर वहां की गतिविधि को सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं कार्यक्रम के जरिए। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप अवस्थी जी। नमस्कार अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रणब जी। और जैसा कि आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और आपका पत्रकारिता जगत का एक बहुत लंबा अनुभव रहा है और आपने पहले के भी कुंभों को देखा होगा और इस कुंभ को भी देख रहे हैं, तो चर्चा की शुरुआत आपसे इसी बात से करते हैं कि क्या अंतर आप महसूस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त? सबसे बड़ा अंतर तो यही नजर आ रहा है कि इतना महंगा कुंभ जी कभी आज तक ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। लगभग 4,000 करोड़ के ऊपर इसमें पैसा लगा है जी। पिछला कुंभ जो हुआ था उसमें मेरे ख्याल में लगभग 1,300 करोड़ रुपए लगे थे। तो आप यही राशि कंपेयर करें तो बहुत भव्यता प्रदान करती है। प्रयागराज को बिल्कुल उसकी शक्ल बदल दी गई है। यातायात हो, सड़कें हों, वहाँ के आसपास के स्टेशन हों, एक आमूल चूल परिवर्तन वहाँ आ चुका है जी। और जिसके रहते मेरे ख्याल में जो सुविधा लोगों को प्राप्त हो रही है वो अभूतपूर्व है। दिलीप जी, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्ञान, भक्ति, आस्था ये वो विषय हैं और ये वो चीजें हैं, ये वो भाव हैं जिनको लेकर लोग यहां पर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक सामाजिक चेतना को जागृत करने का भी कार्य इस कुंभ के द्वारा हो रहा है क्या? सामाजिक चेतना जाहिर सी बात है जागृत इसलिए होती है क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये मिनी इंडिया वहां पर इकट्ठा है जी। 12 से 13 करोड़ जिस आयोजन में लोग आते हों तो जाहिर सी बात है कि वहां पर समाज पूरा का पूरा एक गुलदस्ते की रूप में आपके सामने खड़ा है जी। और उसको अगर आप उसकी श्रद्धाओं में और उसके उस नमन में आप शामिल होते हैं, शरीक होते हैं, तो जाहिर सी बात है। देखिए, कुंभ दो लोगों का होता है। एक वो लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं कुंभ में, जो स्नान करते हैं, और दूसरे वो लोग जिनकी काफी अच्छी तादाद होती है जो देखने जाते हैं जी, जो सिर्फ दर्शन करने जाते हैं, जो इन लोगों को देखने जाते हैं, कल्पवासियों को देखने जाते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि सामाजिक इसमें जो ओतप्रोत एक तरह से होता है वो बहुत ही एक मतलब बड़ा बहुत ही गहरा उसका मतलब है। जी बिल्कुल, और निश्चित तौर पर गहरा अर्थ होता है। और यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी यहाँ की आयोजन हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे करोड़ों लोग अभी ऐसे भी हैं जो वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हम सीधे कार्यक्रम के जरिए उन तक सारी वो झलकियां, सारी वो चीजें पहुंचाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने संगम तट पर स्नान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने कुंभ मेले में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने गंगा की निर्मलता के लिए जितना हो सकता है उतना किया है। गंगा काफी हद तक स्वच्छ है। भविष्य में गंगा 100% स्वच्छ होगी। जो गंगा अविरल निर्मल करने की मेरे पर जिम्मेदारी थी, वो पानी भी बहुत अच्छा दिखा और अभी हमने 30% प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। अविरलता के लिए हमने भी नोटिफिकेशन निकाला है, पानी भी छोड़ा है और मेरा विश्वास है कि अगले मार्च एंड तक 100% गंगा अविरल और निर्मल बनेगी और माँ गंगा के आशीर्वाद से ये सपना प्रधानमंत्री जी का था वो पूरा होगा। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद भी है। और शायद इसी महीने के एंड तक हमने एक नई बोट लाई है रशिया से, जिसका इंजन ऑटोमोबाइल का है, जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, उसके प्रॉपलर हवाई जहाज के हैं
और वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 14 लोगों को लेकर दौड़ती है। मैं, केशव जी, हम लोग वाराणसी से प्रयागराज तक हम लोग इस बोट में आना चाहते हैं। मेरी इच्छा है शायद इस महीने के एंड में हम लोग जरूर आ पाएंगे। कुंभ नगरी में एक जनपद एक उत्पाद प्रदर्शनी में अनेक जनपद के विशेष उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कहा, नौजवानों को उनके पैरों पर खड़ा करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बड़ी मात्रा में शिक्षाविद, एडवोकेट और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का 31वां प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पत्रकार सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में 6 दर्जन से अधिक उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकार, कवि, लेखक सम्मानित किए गए। सम्मेलन के मुख्य अतिथि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने अपने संबोधन में कहा कि आज के ग्रामीण परिवेश में पत्रकारिता करना बहुत कठिन हो गया है। उन्होंने कहा कि गांव के किसान मजदूरों की समस्याएं अपनी लेखनी के माध्यम से उजागर कर शासन प्रशासन तक पहुंचाने और न्याय दिलाने का प्रयास करने का कार्य ग्रामीण पत्रकार करता है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। स्वस्थ बच्चा सुखी बचपन, मुगली घुट्टी 555। दिव्य कुंभ का स्वरूप इतना व्यापक है और यहाँ पर इतने आयाम यहाँ पर कुंभ में शामिल हो रहे हैं कि इसको किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। दिलीप जी, आपने देखा कि नितिन गडकरी जी का आज आगमन हुआ। उन्होंने वहां पर स्नान किया, नमामि गंगे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, गंगा को साफ और निर्मल करने की बात उन्होंने कही और इसके साथ साथ उन्होंने जितना भी काम हो रहा है गंगा की सफाई को लेकर उसके बारे में भी बातचीत कही। तो कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि कुंभ के द्वारा जो हमारी सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो हमारे देश की सरकार हो, वो अपनी जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको भी जनता तक पहुंचाने का पूरा उसका उद्देश्य सफल हो रहा है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए इतना बड़ा आयोजन है, ये इतने लोगों का जमावड़ा है कि इसमें शोकेस करने का ये सबसे बढ़िया मौका है जी। कोई भी कार्यक्रम सरकार चला रही हो उसको शोकेस करना मतलब इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल में शायद ही दूसरी कोई हो जी। लेकिन साथ साथ एक खतरा भी बन जाता है जब गडकरी अनाउंस करते हैं कि मार्च में गंगा बिल्कुल अविरल हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। तो अभी लगता है कि क्या इतना काम हो चुका है, क्या इतना काम हुआ है जो ये जो प्रॉमिस किया जा रहा है ये डिलीवर होगा। तो मेरे ख्याल में इन घोषणाओं से शायद बचना चाहिए सरकार को और अपने कार्यक्रमों को शोकेस जरूर करना चाहिए जी। और बिल्कुल दिलीप जी, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे और कुंभ में वहां पर क्या कुछ हो रहा है और उस पर एक एक पल पर एक एक कार्यक्रमों पर हमारे जो वहां सहयोगी हैं, संवाददाता हैं, वो नजर रखे हुए हैं। आइए वहां जो लोगों ने बातचीत की है वहां आए हुए आगंतुकों से उनका एक अंश आपको हम दिखाते हैं। दिव्य और भव्य कुंभ में व्यवस्थाएं भी दिव्य और भव्य की गई हैं। ऐसी ही व्यवस्था की गई है गंगा जमुना सरस्वती के पावन तट पर। यहाँ पर एनडीआरएफ की, जल पुलिस की और गोताखोरों की विशेष टीमें लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं इतने बड़े घाट में यहाँ पे 40 घाट बनाए गए थे स्नान के लिए और प्रत्येक घाट पे जगह जगह मुस्तैद हैं सारी टीमें। यहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, डेली आते हैं, देश भर से आते हैं और यहाँ पे स्नान करने के लिए, पवित्र त्रिवेणी में संगम में स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। और यहाँ पर उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं व्यापक की गई हैं। हर एक घाट पे हर जगह कई कई टीमें लगाई गई हैं यहाँ पे। और खास तौर से जो लोग नाव में जा रहे हैं उनको बिना लाइफ सपोर्ट जैकेट के नहीं जाने दिया जा रहा है। सबके लिए व्यापक व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से आप पूरे घाट को सजाया गया है। कुंभ मेले में जल पुलिस के द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं।
यहाँ पर आने जाने वाले यात्रियों के लिए कुंभ मेले द्वारा जो जल पुलिस ने व्यवस्था की है उसमें लगभग 700 बोटें लगा रखी है लोगों की सुरक्षा के लिए। आने जाने वाले लोगों के लिए लाइफ जैकेट पहनकर ही नाव में जाने की सलाह दी जाती है और बिल्कुल इस पर पाबंदी भी लगाई गई है कि कोई भी नाव से जाएगा वो लाइफ जैकेट जरूर पहनेगा। इसके साथ ही अगर बात करें घाटों की तो लगभग 41 घाटों पर लगातार 24 घंटे निगरानी जल पुलिस के द्वारा की जाती है। यहाँ पे गोताखोरों का एक विशेष दल लगातार 24 घंटे निगरानी पे बना रहता है। यहाँ पर 700 से ज्यादा नावें 41 घाटों पे लगातार निगरानी किया करती हैं। जो भी लोग श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं उनके सुरक्षा के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे साथ हैं जल पुलिस कर्मी जो बताते हैं आप लोग किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपकी। हम लोग कुंभ मेले में 12 बजे रात से लगातार एकदम सारी रात एकदम एक कर देते हैं और यहाँ से लेकर के संगम नोद से लेकर के जल पुलिस के जवान 24 घंटा ड्यूटी में एकदम तैनात रहते हैं। दिव्य और भव्य कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ तांता लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही उनके लिए एक बेहद खास जरूरी चीज होती है उनकी सुरक्षा। यहाँ संगम तट पर उनकी सुरक्षा के लिए लगातार सजग रहते हैं यहाँ गोताखोर लोग। आप लोग कैसे निगरानी करते हैं इन घाटों की? यहाँ पे देखते रहते हैं, लोग आते हैं जैसे उन लोगों को बराबर देखना पड़ता है, कोई गहरे पानी में ना चले जाए, इसलिए हम लोग लगातार ये सब करते रहते हैं। हम लोग यहाँ कम से कम 125 गोताखोर यहाँ पे लगे हुए हैं सुरक्षा के लिए। हमारे हर जगह पे आप अरेल से लेकर झूसी तक, दारागंज से सिकोटी घाट तक सभी गोताखोर रहते हैं। 6 बजे से लग जाते हैं ड्यूटी, 5 बजे से। पर्व के दिन तो हम लोग 12 बजे रात से लग जाते हैं। अमरनाथ और सुभाष के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज। जलीय जंतु नदियों का जीवन है और सरकार केवल जो है जल यात्रा ही सुगम नहीं करना चाहती है, बल्कि नदियों के जीवन के लिए उन जलीय जीवों को जो हमेशा से नदियों में रहते आए हैं उनकी भी उपलब्धता और उनकी भी सुगमता के लिए भी प्रयास कर रही है। हिल्सा मछली है, किस तरीके से वो फरक्का बैराज से आगे की तरफ गंगा की यात्रा कर सके और गंगा में रह सके, इसके लिए हम जानते हैं संजय कुमार जी हमारे साथ है। संजय जी, क्या कुछ है योजना? ये जो हमारी जल मार्ग विकास परियोजना है, इसका एक महत्वपूर्ण इसका अंग ये भी था कि बैराज प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि इनके लिए कोई पैसेज देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ये IWI का कमिटमेंट था कि इसका पैसेज गंगा में ऊपर की तरफ सुनिश्चित करेंगे। और उसी प्रयास के अंतर्गत हमने जो है फरक्का नेविगेशन लॉक में का जो संचालन है उसको इन मछलियों के आवागमन के अनुरूप उसका जो है संचालन शुरू कर दिया है। इससे क्या है कि हर महीने दिन में किस समय ये मछली ऊपर आती है, किस महीने ये मछलियां नीचे जाती हैं, उसके हिसाब से हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया है और उस प्रोसीजर के तहत जो है इस फरक्का गेट का जो है संचालन किया जाएगा और उसी के मध्य से इन मछलियों को जो है ऊपर आने का रास्ता मिलेगा। तो 1976 के बाद अब ये मछलियां जैसा कि पहले प्रयागराज तक आती थीं और टनों टन यहाँ पे इसकी जो है फिशिंग जो है मछुआरा कम्युनिटी इसकी जो है वो इसको पकड़ता था, उससे उनकी जो आमदनी होती थी तो उसको फिर से जो है बढ़ावा मिलेगा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि गंगा का जो इकोसिस्टम है वो भी हम मेंटेन करेंगे। ये IWI का कमिटमेंट था कि जलमार्ग विकास परियोजना के तहत इसको हमको इकोलॉजी को भी मेंटेन करना है, तो उस दिशा में भी एक बहुत ही बड़ा कदम है। बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से केंद्र सरकार प्राकृतिक रूप से नदियों का संरक्षण चाहती है, उसी तरह से इन नदियों में जलीय जीवों के स्वच्छंद विचरण के लिए उनकी आज़ादी भी चाहती है। जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण कहीं न कहीं रुका हुआ था उसे फिर से निर्बाध करने के लिए प्रयासरत है। राम मिलन के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, प्रयागराज। प्रयागराज कुंभ के सेक्टर 18 रेल रोड पर, जहां पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एडवेंचर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश भव्य कुंभ के नाम से इसको गवर्नमेंट ने लागू किया है। तो इस दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में एक ये स्पोर्ट्स एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स ये भी एक कड़ी है। इसको भी हम जो है इसके अंदर मतलब यूपी टूरिज्म जो है स्पोर्ट्स एडवेंचर को यहाँ पे लेके आई, जिससे कि लोग यहाँ पे आए और जो आस्था के साथ लोग यहाँ पे संगम में स्नान करने आते हैं
उनकी भक्ति तो है ही, भक्ति के साथ मस्ती भी हो। मैंने अभी जेट स्की किया है और वो बॉल किया है और उसका बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। मैं स्नान के उद्देश्य से आया था, कुंभ में स्नान करने जाना है। मैं अपनी फैमिली के साथ आया और यहाँ पे आके देखा मैंने कि स्नान के साथ साथ यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स सिटी का भी आयोजन किया गया है प्रयागराज में। यहाँ पे आके मैंने जेट स्की बोट किया, पैरामोटर किया, जॉर्विंग बॉल किया, जिप लाइन किया, ATV बाइक भी किया। बहुत अच्छा लगा मुझे। अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं रही मेरे लिए। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। स्वस्थ बच्चा सुखी बचपन, मुगली घुट्टी 555। देश विदेश में जब भी महाकुंभ जैसे आयोजन होते हैं तो उन आयोजनों की तमाम पलों की, उनके कार्यक्रमों की तस्वीरें, उनकी झलकियां आप लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्रकारिता जगत का एक बहुत बहुत अहम रोल होता है। दिलीप जी, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, बहुत लंबा आपका अनुभव रहा है। ऐसे जो आयोजन होते हैं, ऐसे में पत्रकारों का जो वहां रोल होता है कि एक एक चीजों को, जो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक सारी चीजों को पहुंचाना, सारे कार्यक्रमों को पहुंचाना, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो लोग स्नान कर रहे हैं उनको स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन पत्रकारों के लिए ये निश्चित रूप से एक स्वर्ग से कम नहीं है। कुंभ में हमेशा इतने तरह के आपको आयाम देखने को मिलते हैं कि आप शायद कहते हैं ना कि आपकी जो गगरी है वो छलकती रहती है खबरों से जी। और टेंट कॉलोनी जो है इस बार करीब 4200 टेंट की कॉलोनी है, 3200 स्क्वायर 3200 एकड़ में फैली हुई। जी जी। इसमें आप समझिए कि हर टेंट में एक नहीं कई स्टोरीज हैं। बिल्कुल। कहीं कोई महात्मा है तो वो एक टांग पे खड़ा है, कहीं कोई महात्मा है जो एक बाह ऊपर किए खड़ा है जी। तमाम अद्भुत चीजों का नजारा आप ले सकते हैं जी। और फोटोग्राफर्स का तो बिल्कुल आप समझिए कि उनके लिए तो अभूतपूर्व ये आयोजन होता है। मुझे याद है कि सन 80 के करीब एक कुंभ था, उसमें रघु राय जी मेरे साथ कवर कर रहे थे कुंभ को। हरिद्वार में लगभग 80 रोल उन्होंने शूट किए थे जी। उस समय डिजिटल फोटोग्राफी का टाइम नहीं था, रोल्स की शूटिंग होती थी, तो 80 रोल्स। तो आप समझ सकते हैं कि एक फोटोग्राफर तो बिल्कुल पगला सा जाता है जी, वाकई। और उसके लिए भी एक अलग सा अनुभव होता होगा, जहां तक मैं समझता हूं। और पिछले कुछ दिनों पहले मैंने भी कुंभ की यात्रा की और मैंने भी वहां पर तमाम चीजों को देखा और समझा और गहराई से इस देश को, वहां की चीजों को, संस्कृति को समझने की कोशिश की। दिलीप जी, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। हम चलते हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह जी के पास, जो सीधे कुंभ में इस वक्त मौजूद है। और विकास जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? विकास जी, आज दिन भर वहां क्या कुछ गतिविधि रही? नितिन गडकरी जी का आज आगमन हुआ था और क्या कुछ कार्यक्रम रहे? नितिन गडकरी जी ने किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया आज? जी बिल्कुल, कुंभ में तो हर चीज खास होती है और उसी के बीच आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी यहाँ पर आए और यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर रिवर ट्रैफिक कंट्रोल का शुभारंभ किया, जो पटना से शुरू हुआ फरक्का के बीच में। इसके साथ ही यहाँ पर उन्होंने नमामि गंगे की एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, साथ ही वो परमार्थ निकेतन भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पे प्रयाग से वाया वाराणसी, हल्दिया, प्रयाग को बांग्लादेश और म्यांमार से भी जोड़ा जाएगा। और इसके साथ ही और जो सबसे बड़ी बात रही वो ये रही कि गंगा को आगामी वर्ष के मार्च तक पूरी तरीके से 100% निर्मल अविरल हो जाएंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है गंगा में आस्था रखने वालों के लिए। कुंभ जो आ रहा है गंगा जमुना सरस्वती के पावन तट पर, यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो भी लोग आते हैं, श्रद्धा गंगा के प्रति पूरे देश में है। और गंगा जिस तरीके से इस मंत्रालय के द्वारा काम किया गया है पिछले दिनों, वो बिल्कुल तारीफ के काबिल है। यहाँ पर जिस तरीके से गंगा और उसकी सहायक नदियों को साफ सफाई हुई है, बिल्कुल देखते ही बनता है, उसका परिणाम नजर आने लगा है। और अगर अगले साल मार्च तक गंगा पूरी तरीके से अविरल, निर्मल और स्वच्छ हो जाएंगी तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। इसके साथ ही और कई महत्वपूर्ण कार्य
इस मंत्रालय के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 47,000 से ज्यादा शौचालय यहाँ पे लगाए गए हैं। लगातार कूड़ेदान यहाँ पे बनवाए गए हैं और 51 नालों की साफ सफाई, क्योंकि यहाँ पर आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं किसी भी प्रकार की स्नान करने में कोई असुविधा या जल को लेकर न रहे, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। विकास जी, हम देख रहे हैं कि आपके आसपास आपके साथ, और उसके साथ ही और एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, वसंत पंचमी शाही स्नान की तैयारियों को लेकर यहाँ पर फिर से यातायात व्यवस्थाएं चालू कर दी गई है। तकरीबन 10 तारीख को 2 करोड़ लोग यहाँ पर स्नान करेंगे, ऐसी संभावना ज्यादा आ रही है। प्रणव, हम कुछ लोगों से आपकी बातचीत कराना चाहेंगे, आपको कैसा लगा यहाँ आके? यहाँ बहुत सुंदर लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। पहले तो जैसे लगता था बहुत भीड़ होगी, भगदड़ होगी, लेकिन इस बार आकर के इतना अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है यहीं रहे पूरे संगम भर, जब तक मेला है यहीं रहे। यहाँ सफाई कैसे लगा आपको? बहुत सुंदर व्यवस्था है, इतना अद्भुत लग रहा है। यहाँ के इतने एक्साइटेड हूँ कि ऐसा लग रहा है कि 7 दिन यहीं रहूं। इतनी आप कैसे सोचते हैं? बहुत अद्भुत व्यवस्था है, विलक्षण है। और अभी इस समय है, मैं 80 से निरंतर आता रहा हूँ, लेकिन इतनी दिव्य व्यवस्था नहीं है। आपको कैसा लगा यहाँ? मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पे। मैं हमेशा यहाँ आती हूँ, मेरे नानी घर है यहाँ, लेकिन पहली बार मैं ऐसा आई हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इतना अच्छा होगा ये मुझे पता नहीं था, इतना अच्छा है। कुंभ मेला आपको कैसा अनुभव है? बहुत अद्भुत अपने आप में अनूठा है। ऐसा कुंभ हमने पहले कभी नहीं देखा था, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल प्रणव, लोगों का अनुभव बता रहा है, उनमें यहाँ पे जो प्रसन्नता हो रही है, जो आस्था है, उनकी यहाँ पर मनोकामना आके पूर्ण हो रही है। और बिल्कुल लगातार श्रद्धालु लगातार रात तक आ रहे हैं। और जैसा कि बसंत पंचमी का स्नान 10 तारीख को है, उसके मद्देनजर और भी यहाँ पे व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। और यहाँ पे प्रयागराज के जिला अधिकारी के द्वारा 9, 10 और 11 तारीख तक सभी स्कूल कॉलेज संस्थानों को भी बंद करा दिया गया है। मेले में अव्यवस्था कोई न फैले, इसके लिए मद्देनजर इस तरीके के भी कदम उठाए गए हैं। जी प्रणव। विकास जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया ये सारी जानकारियां देने के लिए। और आपके आसपास जो लोग, जो जनसमूह मौजूद है, उन सभी ने अपने अपने अनुभव बताए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास जी हमसे जुड़ने के लिए। और दिलीप जी, एक बात कही जाती है कि अगर आपको भारत को नजदीक से जानना, समझना और उसे व्यक्त करना हो तो आप कुंभ चले जाइए। पिछले दिनों मेरा भी वहां पर आगमन हुआ और मैंने भी तमाम चीजों को वहां पर देखा। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो दिव्य कुंभ कहा जा रहा है, इसको भव्य कुंभ कहा जा रहा है। साथ ही साथ एक और अलंकरण है वो जोड़ा जा रहा है, वो है स्वच्छ कुंभ जी। अगर सफाई की बात करें तो वहां पर ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था कि जितने लोग जा रहे हैं उतने ही शौचालय हैं। यानी कि सरकार की योजना, सरकार की प्लानिंग इतनी जबरदस्त रही। इतने 40 घाट वहां बनाए गए थे, एनडीआरएफ की टीमें थी, जल पुलिस की व्यवस्था थी, सारा कुछ जो व्यवस्थाएं थी वो इतनी सुचारू रूप से थी। तो कहीं ना कहीं एक वृहद रूप से इसकी तैयारी की गई होगी। बिल्कुल, ये जो 25 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसे मेला एरिया कहा जाता है, इसको लगभग पार्ट दिया गया है सरकारी इंतजामात से। और स्वच्छता का बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इतना साफ सफाई अभी तक किसी भी कुंभ में देखने में नहीं आई है। और रहा सवाल कि जो आप कह रहे हैं कि अद्भुत हिंदुस्तान दिखाई पड़ता है, तो अद्भुत हिंदुस्तान आपको अखाड़े कहाँ मिलेंगे? अखाड़े देखने को कहाँ मिलेंगे? ये तो अपने अखाड़ों में रहते हैं, बाहर आते नहीं है। कुंभ में ये लोग सब सामने हैं, अपनी बारात भी निकालते हैं और अपने अपने पंडालों में रहते हैं। वहां जाकर इनको स्टडी करना, इनको समझना, इनकी बात सुनना, जो संत लोग इकट्ठे हैं उनके प्रवचन सुनना, ये आपको एक जगह पर कहाँ उपलब्ध हो सकता है? जी बिल्कुल। और पूरा देश, बल्कि छोटा सा भारत पूरे एक ही जगह पर एकत्र हुआ है इस वक्त। तमाम तरीके देश की, प्रदेशों की जो संस्कृतियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। सीधे हम अपने दर्शकों को जोड़ते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जो वहां पर हो रहे हैं।
दिलीप जी, और कुंभ की जब बात करते हैं तो कुंभ में प्रदेश सरकार की अभी पिछले कुछ दिनों पहले कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद कल जो बजट आया है उसमें भी तमाम ऐसे धार्मिक स्थलों को विकसित करने की योजनाओं की बात की गई है, तमाम ऐसे बजट को आवंटित किया गया है, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, BHU में वैदिक विज्ञान केंद्र की बात हो, मथुरा वृंदावन में ऑडिटोरियम की बात हो, अन्य तमाम रामलीला स्थलों की चार दीवारी की बात हो। तो कहीं ना कहीं एक सरकार की मंशा ऐसी लगती है कि जो भी धार्मिक स्थल हैं, कुंभ का आयोजन को देखते हुए उस संदर्भ में आने वाले दिनों में, आने वाले समय एक भावनात्मक लगाव इन सब पहलुओं से है। और जहां भी हिंदुओं का कोई भी इस तरह का मसला आता है तो ये सरकार पीछे नहीं रहती है और कोशिश यही हो रही है कि इन सब जगहों को टूरिज्म से जोड़ा जाए और एक रिलीजियस टूरिज्म की जगह बनाई जाए। अब जैसे कुंभ में जो भीड़ आई है वो खाली कुंभ की भीड़ नहीं है, वो भीड़ हो सकता है बनारस भी जाए, वो भीड़ हो सकता है अयोध्या भी आए जी। तो कहने का मतलब अगर और भी जगह इस तरह की तैयार होंगी उत्तर प्रदेश में, और जैसे आप रामलीला ग्राउंड्स कह रहे हैं या मेला एरियाज कह रहे हैं, अगर ये तैयार होंगे तो जाहिर सी बात है कि पर्यटन को एक बढ़ावा वाकई और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में तमाम संभावनाएं हैं, तमाम ऐसी जगह हैं जहां के पर्यटन स्थलों को आने वाले दिनों में विकसित किया जाएगा। दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।